गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोग नए बच्चे हो, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी अर्थ का शास्त्र, है ना। मतलब मनी का इकोनॉमी है, मतलब मनी का आपको एक पूरा शास्त्र पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मतलब हम मनी को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मनी हमको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से यूटिलाइज़ करने पर कितने बेनिफिट्स देती है, ये सारी चीज़ें आप क्या इसमें पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स या हमारा अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस की। इसमें बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दी है। मतलब अलग अलग टाइप से अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके की इसमें आपको डेफिनेशन दी। आप लोगों को सभी को पता होगा कि कौटिल्य पहला हमारा अर्थशास्त्र था जो बहुत ही प्राचीन समय का था, है ना। प्राचीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य ने सबसे पहले हमको अर्थशास्त्र की क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। उसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में नए लोगों में जब आए तो हमारे पास कौन आए? एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो कैसा है? धन का विज्ञान है। मतलब इसमें सिर्फ धन ही धन है ना। और यह राष्ट्रों की संपत्ति, मतलब हमारे जो राष्ट्र हैं उनकी संपत्ति है, उनके कारणों का क्या करता है? अध्ययन करता है। मतलब इसमें हमको क्या पता चलेगा? हमारे राष्ट्र की संपत्ति का स्वरूप क्या क्या है ना। कि हमारे पास में फिज़िकल लेवल पर कितना रिसोर्सेस हैं, है ना। उन रिसोर्सेस को हम कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ इसके कारण भी हमको पता चलेंगे कि हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से हमारे को मिनरल्स या कौन कौन से खनिज तत्व हैं, या किस किस टाइप के हमारे पास में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे राष्ट्र को और उन्नत बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किसमें कही थी? एडम स्मिथ ने कही थी अपनी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सबसे पहली वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मनुष्य को पूरी तरीके से गौण कर दिया था, है ना। तो अब हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन या परिभाषा की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। उन्होंने कहा कि धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। उन्होंने केंद्र बिंदु किसको बना लिया? सिर्फ धन को। मतलब धन सब कुछ है और मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि आप खुद बताइए कि मनुष्य के लिए धन बना है, धन के लिए मनुष्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक अधूरी डेफिनेशन थी। तो उनकी विशेषता क्या हुई है उनकी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन की? कि उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र क्या है? सिर्फ धन का ही शास्त्र है, या उन्होंने सिर्फ धन को अपना केंद्र बिंदु बताया। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट प्रायोरिटी। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? वेल्थ को। एंड सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने सबसे पहले किसको? धन को क्या कहा? उन्होंने प्रथम स्थान दिया और मनुष्य को क्या कर दिया? बाद में लाए। मतलब मनुष्य क्या हो गया? यहाँ पे पूरी तरीके से गौण हो गया, है ना। मनुष्य की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही, सारी इम्पोर्टेंस किसकी हो गई? धन की हो गई। मतलब पैसा ही सब कुछ है। तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब है थर्ड नंबर पे, द इंक्रीज इन अ नेशंस वेल्थ इज़ पॉसिबल ओनली बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमारी नेशन की वेल्थ जो है वो किससे पॉसिबल होगी? सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के विकास के लिए राष्ट्रीय धन में वृद्धि संभव है ना।
अगर मनुष्य का विकास हो रहा है मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, है ना। और अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि नहीं मैडम, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर या प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? तो आपको मैं बता दूं, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो निश्चित सी बात है व्यक्ति क्या करता है, उसमें से कुछ पैसा सेविंग भी करता है। जब वो सेविंग करता है तो उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। बैंकों में छोटी छोटी पूंजी जो हम जमा करके रखते हैं वो क्या होती है, एक बड़ी पूंजी में तब्दील हो जाती है। और उस बड़ी पूंजी से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और यही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है ना। जब हम हमारी आय, इस पर हमको टैक्स देना पड़ता है, प्रत्यक्ष कर, है ना। इसमें दो प्रकार के कर होते हैं हमारे इंडिया में कहें या हम कहीं बाहर कहें, दो प्रकार के ही कर होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सामने वाले की इनकम पे लगता है। अगर मैं 5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ तो निश्चित सी बात है मुझे 5 लाख पर क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, मुझसे टैक्स मांगेगी। तो ये टैक्स जो हम भरते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, है ना, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होंगे। यही हमारी राष्ट्रीय आय का क्या है, वृद्धि का स्रोत है। अब हम 4th पॉइंट की बात करें, मानव मात्र के समस्त सुखों का आधार केवल धन ही है ना। अब मानव मात्र के जितने भी सुख हैं, निश्चित सी बात है, अब आपके पास पैसे होंगे तो आप क्या होगा, आप पैसे से क्या खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, आपको साइकिल खरीदना है साइकिल खरीद लोगे, है ना। मतलब पैसे क्या है, हमारी सुख का साधन है ना। हमारे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे होंगे तो निश्चित सी बात है आप बुक्स खरीद लोगे, है ना, स्कूल की फ़ीस पे कर दोगे, या फिर आपको कुछ और ज्वेलरी परचेज़ करनी है या एसेसरीज़ परचेज़ करनी है, क्लॉथ्स, नए क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स परचेज़ करनी है, आप वो कंप्लीट कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई सुख चाहते हैं तो हमारे क्या करना होगा, हमको उसके पैसे की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमको पैसे क्या होगा, देना होंगे, तभी क्या होगा, पैसे देने पर ही हमारा काम आसान होगा, है ना। अब इसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट है हमारा, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वेल्थ। ठीक है, मतलब धन का उत्पादन जो है उसमें अधिक से अधिक वृद्धि करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। हम 5th पॉइंट पर थे, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोड्यूस मोर एंड मोर वेल्थ। ठीक है, मतलब धन का उत्पादन जो है उसमें अधिक से अधिक वृद्धि करना ही क्या होता है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है। मतलब इकोनॉमिक्स के थ्रू हम धन का उत्पादन करते हैं। मतलब अर्थशास्त्र हमको क्या बताता है कि हमारा धन किस तरीके से ज़्यादा हम उसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से अगर किसी के पास ज़मीन पड़ी है, लैंड है ना, तो लैंड को वो क्या कर सकता है, चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन करके उस पर फ्लैट बेच सकता है, चाहे तो उस पर खेती करके, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो खेती करके उस पर क्या कर सकता है, उससे इनकम कमा सकता है। इस तरीके से या तो फिर वो रेंट पर दे सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है, वो किसी भी तरीके से क्या करेगा, अर्थशास्त्र हमको बताता है कि हम किस तरीके से हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं या हमारे धन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये किस में हम सीखते हैं, सिर्फ अर्थशास्त्र में ही हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि हम धन का उत्पादन या हम धन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या हम धन में किस तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी उसकी विशेषताएं ये हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, यानी कल्याण संबंधी परिभाषाएं। अब आपको भी लगा होगा कि एडम स्मिथ में तो सिर्फ क्या किया था, सिर्फ मनुष्य को तो पूरी तरीके से गौण कर दिया था, सिर्फ धन 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 को ही उन्होंने क्या कर दिया था, एक सेंटर पॉइंट बनाया था। तो क्या सही है ये, है ना। आप भी खुद समझते हैं कि मनुष्य के लिए धन बना है, धन के लिए मनुष्य नहीं है। तो इसके बाद में दूसरे अर्थशास्त्री हमारे आए, कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी उन्होंने, मतलब वेल्थ ओरिएंटेड,
जो उनका क्या था, उनका एम था सिर्फ मनुष्य का कल्याण करना। तो वो आए प्रोफेसर मार्शल। कल्याण संबंधी परिभाषाएं तो बहुत लोगों ने दी थी, पर सबसे बेस्ट परिभाषा जो है प्रोफेसर मार्शल की है। ठीक है, अब प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, मनुष्य के साधारण जीवन में वो जितनी क्रियाएं कर रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। साधारण क्रियाएं कौन कौन सी, जैसे हम साधारण तौर पर कहीं नौकरी करते हैं, है ना, या साधारण तौर पर हम कोई सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम सारे कंज्यूमर हैं, आपको सभी को पता है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते बराबर ही क्या हो जाता है, कंज्यूमर बन जाता है ना। हम बेबी सोप इस्तेमाल करते हैं, बेबी ऑयल यूज़ करते हैं, है ना, या फिर हम उनके बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बच्चों के वो हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है, बच्चा जन्म लेते बराबर ही क्या बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है ना। और इसके साथ साथ क्या है, इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच की जाती है। इसमें हम व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों की जांच करते हैं कि कल्याण की भौतिक सामग्री की प्राप्ति और उसके उपभोग से क्या उसका घनिष्ठ संबंध है। मतलब उसको कौन कौन सी भौतिक सामग्रियाँ प्राप्त हैं और उससे उसका क्या संबंध है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पानी भरने के लिए कहाँ जाते थे, कुएं पर जाते थे, है ना, सभी को पता है ना। आज भी गाँव में वही पोजीशन है, पर क्या हमारे यहाँ शहरों में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। हम एक नल ऑन कर देते हैं और हमारे पास पानी आ जाता है ना। आजकल एक्वागार्ड वगैरह सब कुछ है ना, वाटर प्यूरीफायर हैं जिसमें हमको प्योर होकर के पानी मिल जाता है। मतलब हमको स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमारी जो सामग्रियां हैं उसकी प्राप्ति और उसके उपयोग से हमारा कैसा संबंध है ना। कपड़े धोने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन है ना। इसके अलावा में खाना बनाने में हमारे लिए मिक्सी जो है, मिक्सर पॉट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये भौतिक सामग्रियां जो हैं हमारे सुख का साधन बन गई हैं। अब हम बात करेंगे हमारे प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने हमारे लोगों के कल्याण की बात की थी, उनकी परिभाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, है ना। अब मार्शल की डेफिनेशन की सबसे पहले क्या विशेषता है, रिलेटेड विथ जनरल बिजनेस ऑफ ह्यूमंस। ये किससे रिलेटेड था, मानव जीवन के साधारण व्यवसाय से इसका संबंध था। मतलब मानव जीवन में हम साधारण व्यवसाय क्या करते हैं, कोई भी साधारण व्यवसाय हमारा जो भी हम पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो किसी प्रकार का बिजनेस हो, या फिर हमारा छोटा मोटा कोई बिजनेस हो या बड़े लेवल का बिजनेस हो, तो जो हम साधारण तौर पर हमारे मानव जीवन के लिए उससे संबंध क्या क्या है। फिर है अर्थशास्त्र का उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि पैसा कमाना, सिर्फ पैसा ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे क्या होगा, इससे हमारा उद्देश्य ये है इकोनॉमिक्स पे फोकस करने का कि लोगों का कल्याण किस तरीके से हो। अगर लोग पैसा कमा रहे हैं तो निश्चित सी बात है उनका कल्याण होना भी ज़रूरी है ना। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपकी सहूलियतें भी होना चाहिए। जैसे आप अच्छी जॉब में लग जाते हैं कभी, है ना, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर से आप 4 व्हीलर खरीदोगे। अगर 4 व्हीलर आपके पास छोटी है तो आप 4 व्हीलर बड़ी खरीदोगे। छोटा घर है तो आप बड़े घर पे उसको क्या करोगे, जाओगे कि हमें बड़ा घर खरीदना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स हमको संपन्न बनाता है, किसके लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए बनाता है ना। थर्ड पॉइंट है अर्थशास्त्र में मनुष्य का स्थान धन से ऊपर है ना। उन्होंने बताया कि नहीं भी सुपीरियर प्लेस ऑफ ह्यूमन ओवर वेल्थ। मतलब धन के ऊपर क्या है, मनुष्य है ना, क्योंकि मनुष्य ही धन का उपयोग कर सकता है, धन मनुष्य का उपयोग नहीं करता है ना। अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को खरीद पाएंगे। मतलब मनुष्य धन का उपयोग कर रहा है, धन मनुष्य का उपयोग कर रहा है क्या, नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई धन मनुष्य के कल्याण के लिए है। इससे क्या कर रहे हैं, लोग अपना कल्याण कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ
इसमें हमारे सुपीरियर कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ना कि कौन है? ना कि हमारा वेल्थ, ना कि धन है। फोर्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विथ सोशल एक्टिविटीज़, है ना। अर्थशास्त्र में क्या है? मनुष्य व्यक्तिगत कार्यकलापों के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर ही हम स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम सोशल एक्टिविटीज़ पे भी स्टडी कर रहे हैं, है ना। सोशल एक्टिविटीज़ से हमको क्या पता चलेगा कि भाई हमारे सामाजिक तौर पर हमारा कितना कल्याण हो रहा है ना। व्यक्तिगत तौर पे तो हमको पता चल जाता है कि भाई हम व्यक्तिगत तौर पे हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर सोशल लेवल पर हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हमको किससे पता चलेगा? हमको पता चलेगा अर्थशास्त्र के अध्ययन से। मतलब मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा, प्रोफेसर मार्शल ने, कि आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्टडी नहीं है, इसके साथ साथ हमको सोशल एक्टिविटीज़ की भी स्टडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशल स्टडीज़ से ही हमें पता चलेगा कि समाज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। फिर है फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली अ साइंस एट आर्ट टू। अब इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस ही नहीं है बल्कि आर्ट भी है। अब इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है? आपको सभी को पता है कि अर्थशास्त्र में सिर्फ साइंस नहीं है वो, है ना, केवल विज्ञान नहीं है बल्कि कला भी है। अब इकोनॉमिक्स साइंस कैसे नहीं है ना। साइंस कैसे है हम बात करेंगे तो आपको सभी को पता है, आपने सभी ने साइंस पढ़ा है 10th तक। साइंस क्या होता है? साइंस में हमको हर चीज़ की सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ का हमको एक क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है ना। अगर कोई कारण है तो कारण का हमारे पास परिणाम भी है ना। जैसे अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आएगी, सबको पता है। क्यों? उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ अगर हम फेंकें तो वो नीचे की तरफ ले आएगा, क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। पर ये आर्ट भी है, पर ये अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है? अर्थशास्त्र में भी जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने हर कारण के पीछे एक क्या दिया है? एक परिणाम दिया है ना, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है ना। अगर अर्थशास्त्र है तो इस अर्थशास्त्र का क्या रीज़न है ना। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र में हमको हर कारण का परिणाम देखने को मिलता है। तो क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र के अनुसार आपको सारे नियमों का उल्लेख इसमें मिलेगा कि अगर कारण है तो कारण का इसमें परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और ये कला है। अब कला कैसे है? ठीक है। अब हमारी अर्थशास्त्र क्या है? आर्ट भी है। आर्ट का मतलब आपको पता है? आर्ट यानी किसी भी तरीके से हमको काम करने की कला, है ना। काम करने की कला या काम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ड्राइंग कर रहे हो तो वो आर्ट हो गया, नहीं। हर कार्य को करने की या करने का कोई तरीका हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं, है ना। सपोज़ करो आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, है ना। सपोज़ कोई कपड़े सिल रहा है ना, तो कपड़े सिलना भी क्या हो गया? एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक काम को करने का एक सही तरीका होता है ना। जैसे अगर आपको कोई काम करना है, सपोज़ कीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाय, शक्कर, दूध, पानी, है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना, उसको बॉईल करना होगा, तब क्या होगी? वो चाय बनेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको हर काम को करने का एक तरीका होता है या एक कला होती है। इससे क्या होता है कि हम हर तरीके से उस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर आप सपोज़ कीजिए चाय बनाते समय आपके पास चाय नहीं है, चाय पत्ती ही नहीं है, तो आप चाय बना पाएंगे क्या? नहीं। अगर शक्कर नहीं है तो आप बना पाएंगे क्या? नहीं।
है ना। इसका मतलब क्या है, आपको चाय के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता है, चाय, शक्कर, दूध, है ना, इसके साथ पानी, आपको हर एक वस्तु की आवश्यकता है। मतलब क्या हो गया कि अर्थशास्त्र क्या है, एक हमारा कला भी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में हमको हर एक प्रकार की नॉलेज मिलती है ना, कि हम एक तरीके से किस तरीके से हम किस काम को किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से करना, है ना। एक नया व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो निश्चित सी बात है उसमें उससे गलतियाँ होंगी, है ना। सपोज़ कीजिए आपकी मम्मी रोज़ खाना बनाती हैं, पर एक दिन आपको मम्मी के एब्सेंस में खाना बनाना पड़े, तो क्या आप मम्मी जितना अच्छा खाना बना पाएंगे? हाँ, उस केस में ज़रूर बना सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो, है ना। पर मम्मी की इतने सालों की प्रैक्टिस है तो निश्चित सी बात है मम्मी का खाना अच्छा बनेगा, है ना। पर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, आप भी जानते हैं कि हम कभी कभार बनाते हैं तो हमारा खाना उतना अच्छा नहीं बनता है। मतलब क्या है, हर काम को करना एक कला होती है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। तो क्या है, अर्थशास्त्र जो है हमारा वो विज्ञान भी है और साथ में एक कला भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हमको हर कार्य को सही तरीके से करने का तरीका सिखाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, सोशल वेलफेयर, मतलब लोगों का कल्याण करना है। लोगों का कल्याण करने से क्या होगा, निश्चित सी बात है हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है हमारा राष्ट्र की प्रोग्रेस होगी, हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपको सभी को पता है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका विकास हो रहा है ना, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्शल की कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी विशेषताएं फिनिश हो गई। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये सब आपको आपकी कॉपियों में नोट करने हैं। इसको नोट करने से क्या होगा कि आपको एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और नोट्स प्रिपेयर होने पर आप इसको कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स अभी तक आप क्या करते थे, 9-10 के लेवल पर आपको क्वेश्चन लिखा दिए जाते थे और आप क्या करते थे, उसको आंसर कॉपी में नोट डाउन करते थे। बट अब आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताए जाएंगे, आपको नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और हम आपको आंसर लिखने का तरीका बताएंगे। आप इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको खुद ही आंसर लिखने का तरीका आएगा। तो ये आंसर लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हायर क्लासेस में इस तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे जाते हैं जिस तरीके से 9th क्लास में होते हैं। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। चैप्टर का आगे का पोर्शन जो है फर्स्ट चैप्टर का, यहाँ फर्स्ट चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, आगे के फर्स्ट चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।